हेलो एवरीवन, मेरा नाम संजीता है और आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज एग्जामिन द कॉजेज एंड द एविडेंसेस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमारा आज का प्रश्न है कि आपको बताना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक एडवांस लेवल की सिविलाइजेशन थी, जिसे हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, तो ये अचानक से कोलैप्स कैसे हो गई, ये डिसअपियर कैसे हो गई, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक से खत्म कैसे हो गई, ये हमारा प्रश्न है। और ये प्रश्न 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब लॉन्ग आंसर को डिस्कस कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो आपके एमसीक्यू बनेंगे आपको वो भी साथ में याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा आंसर है, जब भी लॉन्ग आंसर को हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो जो पूछा गया है डायरेक्ट वहां से ना शुरू करके पहले थोड़ा उसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप इंट्रोडक्शन वाले एरिया में लिखोगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो भी पता है आप पहले वो लिख दोगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जो कि ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो क्यों फेमस है पहले वो आप थोड़ा बताओगे कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ मेजर ब्रॉन्ज एज। ओके, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था। आपके कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि ये, अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, है ना। आपको इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से हम लोग नियोलिथिक, मेसोलिथिक, है ना, प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, क्या सारी चीजें होती हैं, पैलियोलिथिक। तो वैसे ही कैटेगरी में अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन था। क्यों था? क्योंकि इस पीरियड में लोगों को मेटलर्जी की जानकारी हो गई थी। ठीक है, लोगों ने ब्रोंज बनाना, जैसे हिंदी में कांस्य बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, तो वो बनाना सीख लिया था। इट वॉज ब्रोंज वॉज एन एलॉय, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर। तो ये कॉपर, यहाँ के लोगों ने कॉपर के बारे में जान लिया था। देन उससे मेटलर्जी के थ्रू और भी उसे ब्रोंज बनाना वो उन लोगों ने सीख लिया था। तो इस पीरियड को, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उस पीरियड को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये ब्रोंज एज एंड अर्बन था, आपको पता ही है, दिस इज अर्बन कल्चर, है ना, शहरी सभ्यता थी ये। क्योंकि यहाँ जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जिस तरीके की सड़कें, बिल्डिंग्स और भी सारे कंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, तो वो अर्बन सिविलाइजेशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये अर्बन सिविलाइजेशन था। इट वाज नोन फॉर, तो किस चीज के लिए फेमस था? एडवांस सिटी के लिए फेमस था, प्लानिंग, है ना, जो प्लान स्ट्रक्चर, जो स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स के लिए, स्टैंडर्डाइज बेक्ड ब्रिक्स के लिए था, है ना, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख दोगे। एंड केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस था। ओके, और देन हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है कि इसका टाइमिंग थोड़ी कर देनी, कब ये फ्लरिश हुआ, मतलब कब ये फला फूला। इट फ्लरिश्ड फ्रॉम रफली 2500 टू 1900 BCE के अराउंड ये अपने पीक पे था। ठीक है, जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन तो मतलब कि हमने मैच्योर पीरियड की बात कर रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी हम लोग 3 फेज में पढ़ते हैं, प्री हड़प्पन, मैच्योर एंड लेट हड़प्पन पीरियड। तो अगर हड़प्पन पीरियड बोला जा रहा है मतलब कि ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड की बात हो रही है, जिस समय हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, जो ग्रिड पैटर्न, यहाँ की बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, ब्रिक्स, स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, ठीक है, स्टैंडर्डाइज इनके वेइंग सिस्टम, जब इन सब की बात कर रहे होते हैं तो ये आपका हड़प्पन पीरियड कहा जाता है एंड इट इज मैच्योर हड़प्पन पीरियड। ओके, तो आपको लिख देना है कि इट फ्लरिश्ड फ्रॉम रफली 2500 टू 1900 BCE एंड बिगेन फेडिंग, है ना। कब इसका डाउनफॉल शुरू होने लगा, इसका जो था वो टाइम पीरियड, वो 1900 BCE के अराउंड आते आते जो मैच्योर हम हड़प्पन पीरियड बोलते हैं वो फिर उसका डाउनफॉल देखते हैं। तो पहले हमने यहाँ शुरू किया, अब आपको 1 बाय 1 आपको हम लोग 2 सेक्शन में आपसे क्या पूछा गया, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कि कॉजेज पूछा गया आपसे
और क्या पूछा गया आपसे, और इसके एविडेंसेस पूछे गए, किसके, इसके कोलैप्स के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स के कारण क्या थे, और क्या प्रमाण मिलते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ अब हड़प्पन नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जब ये सभ्यता खत्म हुई थी लोग वहां से, वो पूरे के पूरे जो हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं, गुजरात से लेकर के पूरा हरियाणा और जो पंजाब वाला एरिया, देन आपकी जो पाकिस्तान चोलिस्तान के पास का जो भी जहाँ जहाँ इसके सेटलमेंट थे, तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली अबैंडन हो गया था, वहां लोग रह ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये सभ्यता डिक्लाइन हुई तो वहां फिर भी लोग रह रहे थे। तो हम कैसे बता पाते हैं कि ये अब ये वाला सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे नहीं बोलेंगे। तो आपको एविडेंसेस बताने की वो जो थी वो अलग थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन वो अलग है, मतलब उसमें उसके जो ट्रेसेस हैं, जो चीजें मिल रही है वो थोड़ी अलग है और अभी का अलग है। तो आपको वही बताना है कि उसके एविडेंसेस बताने हैं, कोलैप्सिस बताने, मतलब 2 पार्ट में पूछा गया है। तो और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, तो आपको 4 मार्क्स इसमें मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, और अच्छी तरीके से लिखोगे तो आपको कंप्लीट 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे कि एविडेंसेस क्या थे, कोलैप्स के कॉजेस क्या थे। तो अब हम इसके कॉजेस डिस्कस करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स के कॉजेस। तो आपको शुरू करना है कि द कॉजेस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहले आप ये हेडिंग दे दोगे, ओके। देन हम उसको भी 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें कोलैप्स की, तो उसके भी 2 कैटेगरी हो सकते हैं। पहला आपका क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्लाइमेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इन क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपके आ जाएंगे कि ये जो आपके वीकेंड मॉनसून है ना, जो वहाँ पे जो मॉनसून का सिस्टम था, सिस्टमेटिकली जो उनका पैटर्न था वो चेंज हो रहा था। ठीक है, जो रेनफॉल की, जितना रेनफॉल हो रहा था पहले, उसकी जो इंटेंसिटी थी, वो सारी चीज़ें समय के साथ चेंज हुई, जो एक बहुत बड़ा कॉज बना। ठीक है, उसके कोलैप्स के, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स के। देन आपके ड्राइंग रिवर्स, ठीक है, एक्सेसिव फ्लड, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें। तो हम आपको इन सारे पॉइंट को आपको एक्सप्लेन भी करना है। ओके, तो अगर हम बात कर रहे हैं वीकेंड मॉनसून की, तो इसमें क्या था आपका वीकेंड मॉनसून में हम बात करेंगे कि रिड्यूस्ड रेनफॉल है ना। मॉनसून वीक होने का मतलब क्या हो रहा है कि रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, और क्या जिसकी वजह से क्या होगा। ओके, पहले हम वीकेंड मॉनसून की बात कर रहे हैं, तो ये रिड्यूस रेनफॉल। देन आपका क्या हो रहा है, आपकी प्रोलॉन्ग्ड, उससे उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट आएंगे आपके। ठीक है, रिड्यूस रेनफॉल, बारिश काफी कम हो रही है, और क्या होंगे, प्रोलॉन्ग ड्रॉट, लंबे समय तक वहां पे सूखा पड़ना। ओके, इससे होगा क्या, जो रिवर सिस्टम जो वहां का, वो ड्राई अप हो जाएगा। ठीक है, ड्राइड अप रिवर सिस्टम, एंड फार्मिंग लैंड। ओके, एंड फार्मिंग लैंड। ओके, तो अभी हमने क्या लिखा, वीकेंड मॉनसून। ठीक है, मॉनसून कमजोर होने की वजह से रिड्यूस रेनफॉल कम हो रहा है वहां पे, प्रोलॉन्ग ड्राउट, वहां पे लंबे समय तक सूखा पड़ना, ड्राइड अप रिवर, नदियां सूख जाना। ठीक है, जिससे वहां के फार्मिंग लैंड काफी अफेक्ट होंगे। तो ये एक आपका पहला कॉज हो गया क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ड्राइंग रिवर। जो रिवर सिस्टम था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रिवर सिस्टम था, वो क्या होता है, वो अपने जो उसका पाथ था वो चेंज हो रहा है, वो ड्राई अप हो रहा है, जहाँ से वो जो उसका चैनल था, रिवर चैनल्स, वो अपना रास्ता बदल रहे थे।
ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू अर्थक्वेक एंड ऑल सम अदर रीजन, टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो भी सारी चीजें वहाँ एक्टिविटीज हो रही थी उसकी वजह से। तो आपको इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करना है। मेजर वाटरवेज, जैसे आपके स्पेशली हम जब बात कर रहे हैं जो राजस्थान हरियाणा, जो राजस्थान के आसपास का एरिया, वहाँ पे जो आपका घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम, ठीक है, मेजर वाटरवेज इंक्लूडिंग आपका इंक्लूडिंग घग्गर घग्गर हाकरा रिवर घग्गर हाकरा जो आपका रिवर सिस्टम था वो श्रंक हो जाता है एंड चेंज्ड देयर पाथ एंड चेंज्ड देयर, यहाँ पे आप लिख लो देयर, चेंज देयर पाथ। ओके, तो मेजर वाटरवेज इंक्लूडिंग घग्गर हाकरा रिवर सिस्टम श्रंक एंड चेंज देयर पाथ। हम लोगों ने किसके बारे में बात करी? अभी बात की ड्राइंग रिवर, जब रिवर वहां पे सूखते जा रहे थे, उसमें अगर हम घग्गर हाकरा की बात करें या और भी जो रिवर थे, तो वो अपना उनका जो रास्ता जिससे वो जाते थे उसके अलोंग सिविलाइजेशन वहां पे फ्लरिश कर रहा था, तो वो उस एरिया में रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से। तो इस तरीके से वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वहाँ से वो माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए और कुछ खत्म हो गए, ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट को हमने रिवर ड्राइंग रिवर को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसिव फ्लड, ठीक है, और क्या कॉज थे क्लाइमेटिक एंड इन्वायरमेंटल चेंज में, और क्या आपका हो जाएगा एक्सेसिव फ्लड। ओके, तो हम लोग बात करेंगे अब एक्सेसिव फ्लड की। तो एक्सेसिव फ्लड की वजह से, है ना, आपको सारे ही पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना है क्योंकि हम लोग लॉन्ग आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सेसिव फ्लड में क्या, और एक्सेसिव फ्लड जो एक लार्ज स्केल पे है ना, एक्सेसिव फ्लड की वजह से, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे एक्सेसिव फ्लड, ठीक है, बैडली affect लाइफ ऑफ हरप्पन तो अपने अकॉर्डिंग आप उससे और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि एक्सेसिव फ्लड से जो जो चीजें प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ का पूरा जो लाइफ सिस्टम ही था वो कोलैप्स हो गया फ्लड की वजह से। उनके जो उनके रेसिडेंट्स थे, जो उनके फार्म लैंड थे, वो सारे पानी में क्या, वो डूब जाने से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, वहाँ उनके जो एनिमल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। तो आप वो सारे पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन आपका है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या हुआ, इकोलॉजिकल सिस्टम में आपके जो डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, ठीक है, लार्ज स्केल पे वहां पे हमने क्या देखा था कि ब्रिक्स बनाए जा रहे थे, बेक्ड ब्रिक्स, पकी हुई ईंटों की बात हो रही थी। देन उनका जो इतने लार्ज स्केल पे, लार्ज एरिया पे जो उनके रेसिडेंट्स थे, वो पूरी की पूरी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता थी, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उनको काफ़ी लकड़ियों की ज़रूरत थी। हमने समझा कि किस तरीके से उनका मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, दूसरे हमारे जो सिविलाइजेशन थे कंटेम्प्रेरी, उनके साथ उनका ट्रेड रिलेशन था, उनके आपस में संबंध थे। तो इसके लिए वो शिप बना रहे थे। तो लार्ज स्केल पे हम देखते हैं कि उनको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी होगी, तो ज़रूर वहाँ पे लकड़ियों को कटाई भी हो रही होगी, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा होगा। तो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है ना, इसमें आपको
एक्सप्लेन करना है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग है ना, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी चाहो इस 5 6 7 लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या हो जाएगा कि डी, यहाँ पे क्या डिफॉरेस्टेशन की बात हम लोग कर रहे हैं कि हेवी डिफॉरेस्टेशन वहां पे हो रहा था। हेवी डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां का जो सिस्टम था वो बिल्कुल चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग है ना, ओवर जो एनिमल्स उतने उनके जो जो जानवर थे वो ग्रेज करते होंगे, तो ओवर ग्रेजिंग भी आप यहाँ पे ऐड कर दो। ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो जाएगा, वहां का जो सिस्टम है, जो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो काफी डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो आपको लिख देना ओवर ग्रेजिंग, डिग्रेडेड द लोकल, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग डिग्रेडेड द लोकल एनवायरमेंट। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया कि इकोलॉजिकल सिस्टम में जो हेवी डिफॉरेस्टेशन की वजह से और ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है, वहां पे डिग्रेड हो रहे थे क्या, लोकल एनवायरमेंट, सारी चीजें डिग्रेड हो रही थी। तो ऑल दिस थिंग लार्जली अफेक्टेड द सिविलाइजेशन, वहां के जो लोग रह रहे थे, ठीक है, ये सब एक बहुत बड़ा कारण बना उसकी सभ्यता की कोलैप्स में। तो हमने क्या डिस्कस किया, द कॉजेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसमें हमने क्लाइमेट एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब हम लोग कुछ सोशल फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, सामाजिक और जो उनके आर्थिक फैक्टर्स क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने में, इसके डिसअपियर होने में, इसके खत्म होने में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, तो आपका फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन। ठीक है, तो जो हमारा इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो स्थिति थी, जो डिटेरियोरेट कर रहा था, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स में। तो अब इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है कि आपको ये पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, उसके जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके साथ उनका ट्रेड रिलेशन था। ठीक है, तो जब रिवर श्रिंक हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपस में उनका जो कनेक्शन था, जो उनके रिलेशन थे, जो डिमांड था, ठीक है, जब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, सेम टाइम पे उधर भी हमारे आसपास के जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकल बहुत सारे अलग अलग कॉजेज बन रहे हैं और भी अलग लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में, वहाँ भी पॉलिटिकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल आकर अटैक हो रहा है। तो उन सब पॉलिटिकल जो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जो उनके इंटरनल स्ट्रेस चल रहे थे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रेस की वजह से भी उनके जो ट्रेड थे वो लार्जली अफेक्ट होता है। और वन बाय वन सभी चीज़ें कनेक्टेड है, अगर एक चीज़ का डाउनफॉल होगा तो बाकी चीज़ें भी, डिमांड एंड सप्लाई जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है उनके जो अर्बन जो सिविलाइजेशन का सिस्टम था वो कोलैप्स होने में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि उनके जो श्रिंकिंग, पर रिवर के बारे में बता लेंगे। श्रिंकिंग जो आपका रिवर था एंड, ठीक है, श्रिंकिंग रिवर एंड इंटरनल जो उनके स्ट्रेस थे, मतलब जो पॉलिटिकल कॉज जो चल रहे थे, उनके इंटरनल स्ट्रेस जो क्या थे वो हार्म्ड करते हैं वो आपके, ठीक है, हार्म उनके जो रिलेशन थे मेसोपोटामिया के साथ।
ठीक है, हार्म्ड कमर्शियल टाइज, ओके, श्रिंकिंग रिवर एंड इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल जो उनके पॉलिटिकल स्ट्रेस जो चल रहे थे ड्यू टू सम कॉजेज, ऑल दोज कॉजेज, ठीक है, वो क्या हार्म करते हैं, जो कमर्शियल टाइज थी किसके बीच में, कमर्शियल टाइज विद मेसोपोटामिया। ओके, तो आपको इसको लिख देना है कि श्रिंकिंग रिवर एंड इंटरनल स्ट्रेस हार्म्ड कमर्शियल टाइज विद मेसोपोटामिया। आप इसमें और भी लाइंस ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो हमने भी डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो डिलिबरेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। तो जैसा कि आपके बुक में गिवन है, R.E.M. व्हीलर और जो इस तरीके के जो कुछ हिस्टोरियंस थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन लोगों के अकॉर्डिंग कुछ लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शंस के भी कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जो मोहनजोदाड़ो में जो स्केलेटन्स मिले हैं। हालांकि ये जो पॉइंट आप इसको ना भी लिखो, क्योंकि ये अब जैसे जो आर्यन इन्विजन थ्योरी जो बात हम लोग करते हैं, जो बात हमारे पुराने हिस्टोरियंस जो करते थे, वो ऑलमोस्ट डिबंक हो चुका है, तो उसके बाद आप नहीं भी कर सकते। बट आप ठीक है थोड़ा सा जान लो कि एक डिलिबरेट एंड लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस की बात भी कुछ हिस्टोरियंस ने करी थी। तो अब हम एविडेंसेस की बात करेंगे। हमने उसके कॉजेज देख लिए, अब क्या वो चीज़ें हैं जो बताती है कि वो सभ्यता खत्म हो चुकी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अब नहीं है, ठीक है। तो एविडेंसेस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। तो जब इसको शुरू करने के बाद 2-3 लाइन हम लोग कुछ और लिख लेना है, लाइक इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो कुछ हड़प्पन साइट्स जो थे अबेंडन हो चुके थे, जहाँ पे सभ्यता थी वहाँ पे अब कुछ नहीं था, बिल्कुल वो ऐसे वीरान सा पड़ा था। लेकिन कुछ साइट जहाँ से हमें हड़प्पन साइट्स के ट्रेसेस मिले हैं, जहाँ से वो साइट डिस्कवर हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहाँ पे जिस समय एक्सकवेशंस हो रहे थे वहाँ पे लोग रह रहे थे, ठीक है। तो मतलब वो सभ्यता खत्म तो हो चुकी थी, लेकिन वो जगह बिल्कुल वीराना सा नहीं था, वो अबैंडन्ड प्लेस नहीं था, ठीक है। तो इन द फ्यू हड़प्पन साइट्स दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BC, कुछ हड़प्पन साइट 1900 BC के बाद, मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बाद भी वहाँ पे लोग देयर अपीयर टू हैव बीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, ठीक है। तो वहाँ पे लोग रह रहे थे, बट वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो मटेरियल कल्चर थे, मीन्स जो शहरी सभ्यता थी, जो हम लोग बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही थी। यहाँ पे लोग रह रहे थे, बट उनका जो वो तरीका था रहने का, वो अर्बन सिविलाइजेशन, वो जो उनके ब्रिक्स, उनके वेइंग सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, जो पैटर्न ड्रेनेज सिस्टम, जो कंस्ट्रक्शन थे घरों के, है ना, वो वाली बात अब नहीं देखने को मिल रही थी। तो इसके बारे में आपको समझना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके एविडेंसेस को के रिगार्डिंग। जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि द डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स, डिस्टिंक्टिव जो वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स और जो सिविलाइजेशन के थे वो डिसअपियर हो रहा था। मतलब कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो पहचान थी, वो सारे आर्टिफैक्ट्स अब जो आगे के जो सभ्यता थी उसमें वो चीज़ें नहीं पाई जा रही थी, वो डिसअपियर हो चुका था, ओके। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि डिसअपियरेंस ऑफ सील्स, जो सील्स है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो सील्स मिले थे, इंडस वैली से जो सील्स मिले थे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि सील्स के बारे में बताइए कि व्हाट वर सील्स, ठीक है, एक्सप्लेन हड़प्पन सील्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो आगे की सभ्यता थी उसमें ये जो हड़प्पन सील्स थे, ठीक है, जो एक जिसमें कुछ एनिमल मोटिव होते थे, ओके, तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ स्क्रिप्ट उसमें लिखी होती थी, जो स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर नहीं की जा सकी है। तो ये वाले सील्स भी मिलने बंद हो गए। मोस्ट प्रोबेबली वो सील्स उनकी आइडेंटिटी होती होगी, ट्रेड रिलेशंस, जो ट्रेड थे, तो ट्रेड के लिए वो लोग उसको यूज़ करते होंगे एज ए टोकन या सील्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी आपको लिख देनी है कि डिसअपियरेंस ऑफ सील्स। देन थर्ड आप लिखोगे डिसअपियरेंस ऑफ स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो हमें मिली है वो स्क्रिप्ट फिर आगे देखने को नहीं मिलती है, तो डिसअपियरेंस ऑफ स्क्रिप्ट।
एंड फिर आप लिखोगे डिसअपियरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव बीड्स एंड पॉटरी, जो वहाँ से पॉटरी मिलते थे, है ना, जो वहाँ के पॉट्स मिले हैं, जो बीड्स लार्ज स्केल पे जो वहाँ पे जो बीड्स मिली हैं, तो वो सारी चीज़ें भी समय के साथ अब वो सारे आर्टिफैक्ट देखने को नहीं मिल रहे थे। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू द यूज ऑफ लोकल वेट। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टैंडर्डाइज वेट थी, वहाँ पे जो वेइंग सिस्टम था, जो उनके तौलने के लिए, जो तराजू में तौलने के लिए जो उनके बाट यूज होते थे, जो वेइंग सिस्टम यूज होता था, वो वेट एक स्टैंडर्डाइज रेशियो को फॉलो करते थे, वो बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे। ओके, तो जैसे एक 1 है, उसके फिर 2, 4, इसी रेशियो में वो थ्रू आउट द सेटलमेंट, जितने भी हड़प्पन सेटलमेंट मिले हैं, वहाँ से जो वेट मिला है वो सेम रेशियो, सेम स्टैंडर्डाइज रेशियो को मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये उस समय के अगर हम बात करें सभ्यता में, तो इट्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट कि वहाँ पे जो वेट सिस्टम थे, उतने बड़े सभ्यता जो फैला हुआ था आपके नॉर्थ में, कश्मीर के पास, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र जो भी हमें अभी तक मिला है साउथ में, देन आपके वेस्ट साइड में आपके पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वहाँ तक जाकर के आपके उत्तर प्रदेश के जो तक आपको वो मिलता है सारी चीज़ें, हरियाणा, राजस्थान, उतने बड़े एरिया में फैला ये सभ्यता एक स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम को फॉलो करती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें अब डिसअपियर थी। बाद की सभ्यताओं में जो लोकल अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के मेजरमेंट वेइंग सिस्टम यूज किए जा रहे थे। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको लिखना है कि द शिफ्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू द यूज ऑफ लोकल वेट। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। देन 6 नंबर पे आप लिखोगे डिसअपियरेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स। जो हमने ब्रिक्स की बात करी थी, इसके पहले वाले जो टाउन प्लानिंग में हमने इसकी बात करी थी, तो जो स्टैंडर्डाइज जो ब्रिक्स होते थे थ्रू आउट द सेटलमेंट, जितने भी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता के जितने भी साइट्स मिले हैं, वहाँ पे सेम रेशियो को फॉलो करते हुए ब्रिक्स मिले थे। तो बाद में जो सभ्यताएं जो मिली वहाँ के आसपास, वहाँ पे वो ब्रिक सिस्टम फॉलो नहीं किए जा रहे थे, तो वो भी डिसअपियर था। दैट इज ऑल्सो एविडेंस टू कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन एंड अबैंडनमेंट ऑफ सिटीज डिक्लाइन हो रहे थे, अबैंडन हो रहे थे। वो एरिया जैसे चोलिस्तान का जो एरिया था, चोलिस्तान कौन है, पाकिस्तान और इंडिया से जो बॉर्डर लगता है राजस्थान के आसपास का, वो पूरा का पूरा अबैंडन देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पे एक मैच्योर साइट्स के एविडेंस मिले हैं, तो ये सब डिक्लाइन हो रहे थे। समवेयर अबैंडनमेंट देखने को मिला, बिल्कुल ही वो चीज़ें खाली हो गई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा था वहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल अबैंडन था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो उनके कंटेम्प्ररी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके साथ उनके ट्रेड रिलेशन थे, वो डिसअपियर हो रहा था। ठीक है, आगे की जो सभ्यता जो हमें मिली है, वहाँ पे उनका कोई भी दूसरे देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ये भी हमें बताती है कि ये भी एक एविडेंस है कि हमारी जो सभ्यता थी हड़प्पा, जिसको बोलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये वो सभ्यता नहीं है। दीज आर एविडेंसेस। हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसअपियरेंस ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। जो उनके क्राफ्ट की जो स्पेशलिटी थी, जो जिसके लिए हड़प्पन जाने जाते थे, वो टेक्निक, वो स्पेशलाइजेशन भी अब वो भी डिसअपियर हमें होते हुए दिख रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखोगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटेरियोरेटेड। जो हाउस कंस्ट्रक्शन की टेक्निक थी, जो हमने इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से उनका जो हाउस बनाने का जो कंस्ट्रक्शन था, किस तरीके से वो डोर बनाते थे, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते थे। ओके, तो वो सारी चीज़ें भी अब वो देखने को नहीं मिल रही थी। जो उनकी अलग अलग स्टोरीज थी हाउस की, वो जो शहरी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, वो अब नहीं देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट आप लिखोगे कि लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। जो पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे, लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर थे, जैसे कि हमने ग्रेट बाथ की बात करी,
इस तरीके से जो उनका सिस्टम था, जहाँ पे वो लोग मिलते होंगे, कम्युनिटी उनकी जो गैदरिंग होती होगी, वो सारी चीज़ें, उसके जो एविडेंसेस थे वो नहीं अभी हमें आगे देखने को आफ्टर 1900 BCE ये सारी चीज़ें डिसअपियर हो रही थी, डिसअपियर हो चुकी थी। सो दैट ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए कि आपके कॉज और एविडेंसेस क्या थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स करने के। तो हमने 1 बाय 1 कॉज बताए, किस तरीके से शुरू करना है हमने वो डिस्कस किया, और 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके एविडेंस और कोलैप्स के बारे में हमने लिखा। और अब लास्ट में आपको कंक्लूड भी करना है। जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखोगे तो डायरेक्ट शुरू नहीं करना है, पहले उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे, देन आपके मेन जो बॉडीज हैं वो आप एक्सप्लेन करोगे, लास्ट में कंक्लूड करोगे सारे जो पॉइंट्स हैं, है ना, अबव आर द कॉज, अबव वर द रीजन, वो वैसे करके देन थोड़ा हम लोग और अभी उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा समझते हैं। ओके, तो अब हम इसे कंक्लूड करेंगे, लास्ट में किस तरीके से लिखना है हम उसको समझ लेते हैं। तो आपने सारी चीज़ें लिख ली, अब लास्ट में आपको क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग उसे समराइज कर देना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हिस्टोरियंस, है ना, ये सारे जो हमने फैक्ट देखे, सारे जो हमने पॉइंट्स देखे, वो डिफरेंट हिस्टोरियंस के डिफरेंट उनके आर्ग्यूमेंट है, उनके फैक्ट्स हैं, उनके स्टेटमेंट हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो उसके बेसिस पे, है ना, अबव आर द रीजन टू कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कोलैप्स के वो सारे रीजन हमने, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। वो आपको लिख देना है एंड में। फिर आप और कुछ लाइन ऐड कर सकते हो, जैसे कि देयर इज एविडेंस दैट बाय सी 1800 BC, सी मीन्स सिरिका, जो आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के शुरू में, है ना, हमने इसके बारे में डिस्कस किया अपने दूसरे वीडियो में, सारे BCE सी क्या होते हैं। तो इट्स अ लैटिन वर्ड, मतलब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो सी 1800 BC, लगभग 1800 BCE में, बिफोर कॉमन एरा में, हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैड बीन अबैंडन्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स थे वो 1800 BCE के आसपास वो अबैंडन हो चुके थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे, वीरान हो चुके थे, वो आपको लिख देना है। देन आप लिख सकते हो कि देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो वहाँ जो लोग रहते थे, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से वो खत्म हो चुके थे, वो माइग्रेट भी कर रहे थे। बेटर जो उनको लैंड दिख रहा था, जहाँ पे उनको नदियाँ दिख रही थी, उनके क्लाइमेट जो उनको सूट कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग वो माइग्रेट भी हो रहे थे। तो एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है इनटू न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात साइड में। कुछ लोग जो हड़प्पन साइड से, फिर वहाँ से वो गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास, गैंजेटिक वैली के आसपास, तो हमें उसका माइग्रेशन देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। तो हमने आज सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस किए और हमने सारी ही चीज़ें समझी, ध्यान से समझी। इसमें आपको बहुत अच्छे से आंसर लिखना है और इससे क्या इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो MCQ बनते हैं, उसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो इस तरीके से हमने आज ये कंप्लीट किया। थैंक यू।